हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको जॉन टेलर डिस्टोर्शन या विकृति या टेट्रागोनल विकृति के बारे में बताया था। तो एक बार मैं इसको शॉर्ट में रिवाइज करके फिर इसी का थोड़ा सा पार्ट रिमेनिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अष्टफल की ज्यामिति में टोटल बॉन्ड कितने होते हैं? 6। और ये जो 6 बॉन्ड है इनमें अगर लिगेंड सेम है तो बॉन्ड लेंथ आपको क्या मिलेगी? यहाँ पर सेम ही मिलेगी। तो अगर अष्टफल के ज्यामिति में 6 बॉन्ड लेंथ इक्वल है तो ये परफेक्ट क्या हो गया? अष्टफलक हो गया। पर कई बार क्या होता है, कई संकुलों में अक्षीय, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये है अक्षीय बंध, और जो वर्गाकार समतल के वो क्या होते हैं? निरक्षीय बंध। इसकी बंध लंबाई को अगर बी से और अक्षीय बंध लंबाई को ए से बताएं तो कई अष्टफल के संकुलों में अक्षीय बंध लंबाई ज्यादा मिलती है किससे? निरक्षीय से, और कुछ केसेज में निरक्षीय बंध लंबाई ज्यादा मिलेगी अक्षीय से। इसका मतलब क्या हुआ कि अष्टफल के ज्यामिति में क्या आ गई? विकृति आ गई, और इसी विकृति को हम जॉन टेलर विकृति या टेट्रागोनल विकृति बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब ये क्यों आता है इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर ए का मान, इसका मतलब अक्षीय बंध लंबाई अगर किससे ज्यादा है? निरक्षीय बंध लंबाई से, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल वृद्धि या एलोंगेशन। और ज्यादातर हमें ये टेट्रागोनल वृद्धि ही देखने को मिलती है। अगर निरक्षीय बंध लंबाई ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर कंप्रेशन या संकुचन। अष्टफल के भी बोल सकते हैं या टेट्रागोनल संकुचन भी बोल सकते हैं, पर ये कम मिलता है। ज्यादातर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? टेट्रागोनल वृद्धि ही मिलेगी। क्लियर है पॉइंट? अब आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसको समझने के लिए हमें अष्टफल के संकुल पे चलना पड़ेगा। अष्टफल के संकुल में आपको होता है कि सेंटर में कौन है? एम है। ये dz स्क्वायर हो गए, और x और y एक्स पे अगर माने ये x हो गई, ये y और ये z। 6 लिगेंड कहाँ पर है? तीनों अक्षों पर है। ठीक है, यहाँ पर इसको प्लस x, इसको हम क्या बोल सकते हैं? माइनस x, ये प्लस y तो ये माइनस y, ये प्लस z तो ये माइनस z। इस तरीके से भी हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। और अक्षों के मध्य मैंने क्या बनाया है? T2g के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। T2g कक्षक वैसे 3 होते हैं तो ऐसा नहीं कि 6 हो गए। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो कहाँ पर है? अक्षों के मध्य है। अब ध्यान से देखो, अगर हम अष्टफल के संकुलों में डी इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना स्टार्ट करें तो यहां पर हमें पता है कि 5 डी कक्षक 2 ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाते हैं? विभाजित, Eg और T2g में। ठीक है, यहां पर विकृति जो आती है वो किसकी वजह से आती है? Eg कक्षकों में असममित इलेक्ट्रॉन वितरण से। दूसरी बात, T2g कक्षकों में अगर असममित इलेक्ट्रॉनों का वितरण है तो विकृति तो होगी, पर उस विकृति को हम क्या मानते हैं? नगण्य। क्लियर है पॉइंट? तो T2g पे हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है। जैसे अगर D1 है तो कहां पर आएगा वो? dxy में हमने एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, किसी में भी भर सकते हैं। तो dxy में इधर ध्यान से देखो, ये x और y है, तो जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके पास में जो लिगेंड होंगे उनमें प्रतिकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा, और वो केंद्रीय परमाणु के पास में नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब dxy में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो आप मुझे बताइए कौन से लिगेंड केंद्रीय धातु के पास आसानी से नहीं पहुंचेंगे या जिनमें प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा? वो लिगेंड जो कहां से आ रहे हैं? x और y एक्सिस से। yz में अगर इलेक्ट्रॉन है तो ज्यादा लिगेंड में प्रतिकर्षण किस में लगेगा? जो y और z से आ रहे हैं। x और z में है तो किस में ज्यादा लगेगा? जो x और z अक्ष से आ रहे हैं। और जिन लिगेंड्स में ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा वो मेटल से थोड़ी दूरी पर होंगे बाकी लिगेंड्स की तुलना में, तो बंध लंबाई में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। क्लियर है पॉइंट? पर अगर सममित वितरण है तो सभी लिगेंड्स में बराबर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण, और परफेक्ट अष्टफल के संकुल का क्या हो जाएगा? निर्माण। तो ये समझ में आ गया हमारे कि विकृति किसकी वजह से उत्पन्न हो रही है? इलेक्ट्रॉनों के असममित वितरण के कारण। पर T2g में असममित वितरण से जो विकृति होगी वो क्या होगी? नगण्य होगी। अब आते हैं जो मेन हमें स्टडी करना वो ईजी कक्षकों के लिए करना है।
तो इजी में अगर मान लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमें कोई भरना हो, इजी 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। यहाँ पर इजी 1 की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो वो कौन से कक्षक में जाएगा, किसी भी कक्षक में आप भर सकते हो, पर dz स्क्वायर में आपने भरा तो 2 लिगेंड के साथ प्रतिकर्षण है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में भरा तो 4 लिगेंड के साथ प्रतिकर्षण है। तो प्रायोरिटी हम किसको देंगे, dz स्क्वायर को। क्लियर। यहाँ पर जब dz स्क्वायर के अंदर आपने 1 इलेक्ट्रॉन भरा तो अब डायग्राम को ध्यान से देखो, ये कक्षक भरा हुआ है तो z अक्ष से आने वाले लिगेंड क्या होंगे, प्रतिकर्षित ज्यादा होंगे, तो बंध लंबाई इन बाकी 4 लिगेंड की तुलना में क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई की तुलना में क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी। क्लियर है पॉइंट। और ज्यादा होगी तो वही क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल वृद्धि। तो इजी में अगर हम देखें 0 है तो ये सममित वितरण होगा, क्योंकि यहां पर कक्षक खाली है तो हम क्या मान सकते हैं कि इजी 0 का वैसे कोई मीनिंग नहीं है। पर अगर इजी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं प्रेजेंट, तो यहां पर हम मान सकते हैं कि वो सममित वितरण में आप काउंट कर सकते हो। इजी 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, असममित वितरण। नेक्स्ट आते हैं यहां पर इजी 2। यहां थोड़ा डाउट आ सकता है कि इजी 2 के अंदर हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। क्या होगा उसको ध्यान से देखो। अब इजी 2 के केस में क्या होगा कि जो इजी के दोनों कक्षक हैं वो 2 ऊर्जा स्तरों में क्या हो जाएंगे, डिवाइड। dz स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, नीचे, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्यों चला जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हमें वहां बढ़ने हैं जहां पर प्रतिकर्षण क्या हो, कम से कम हो। तो dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, खाली। तो जब मैं इजी 2 लिख रहा हूं इसका मतलब dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर 2 है, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा, खाली। यहाँ पर 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। दैट मीन्स इस केस में भी क्या होगा, फिर डायग्राम को ध्यान से देखो कि z अक्ष से आने वाले लिगेंड ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे और बंध लंबाई हमें क्या मिलेगी, ज्यादा, और टेट्रागोनल विकृति आ जाएगी। अगर हम इजी 3 की बात करें तो इजी 3 को ध्यान से देखो। आप इजी 3 में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो सममित है या असममित, तो आंसर क्या आएगा, असममित। क्लियर है। असममित इलेक्ट्रॉनों का जब वितरण होगा तो उसकी वजह से भी 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां पर है, dz स्क्वायर में, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर आएगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। तो इसकी वजह से क्या होगा, z अक्ष से आने वाले लिगेंड ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे और फिर क्या होगी, टेट्रागोनल वृद्धि। और फाइनली हम इजी 4 की बात करें तो यहां पर सममित वितरण होगा और कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी। तो आपको मैं दोबारा समझा देता हूं कि जब हम अष्टफल के संकुल पढ़ते हैं तब हम इजी कक्षक को क्या मानते हैं, डीजनरेट समरंस कक्षक है दोनों। 5d 2 ऊर्जा स्तरों में तो विभाजित हो गए, पर इजी में तो दोनों समान ऊर्जा स्तर पे है। पर इजी भी 2 पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड। कब, जब टेट्रागोनल विकृति उत्पन्न होगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाने चाहेंगे, वहां जाना चाहेंगे जहां पर प्रतिकर्षण कम से कम हो, स्थायित्व ज्यादा से ज्यादा हो। तो जो ये समभ्रंशता है इजी कक्षकों की वो क्या हो जाती है, नष्ट, और dz स्क्वायर कहां चला जाएगा, नीचे, और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर। अब आप इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने भरा, ध्यान से देखना, असममित वितरण, विकृति आएगी। 2 इलेक्ट्रॉन भरे तब भी विकृति आएगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन भरा तब भी विकृति आएगी। चौथा इलेक्ट्रॉन भरूंगा तब विकृति उत्पन्न नहीं होगी। क्लियर यहाँ पर। तो ये टेट्रागोनल विकृति के लिए हमने इजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया, और इसी को हम जॉन टेलर विकृति या टेट्रागोनल विकृति कहते हैं। क्लियर। अब हम टेट्रागोनल या जॉन टेलर विकृति को डी कक्षकों के विपाटन से समझते हैं। ये डायग्राम हमने पहले भी बनाया हुआ है। वाई एक्स पे हमने किसको लिया है, ऊर्जा को। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 5d कक्षक है, मुक्त धातु आयन के 5d समरंस कक्षक। जब केंद्रीय धातु और लिगेंड के मध्य कोई अन्योन्य क्रिया नहीं है, जब धातु और लिगेंड के मध्य इंटरेक्शन होगा, प्रतिकर्षण लगेगा डी कक्षकों में और लिगेंड के मध्य, तो 5 डी कक्षकों की ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर लिगेंड्स के द्वारा बनाया गया क्रिस्टल क्षेत्र गोलाकार सममित है तो 5 डी कक्षकों की ऊर्जा में समान रूप से क्या होगी, वृद्धि। पर ऐसा नहीं होता है। अष्टफल के संकुलों में लिगेंड कहाँ पाए जाते हैं, अक्षों पर, इसलिए
Eg कक्षक तो कहाँ चले जाएंगे, पेरी सेंटर से या औसत ऊर्जा से ऊपर की ओर, और T2G कक्षक नीचे की ओर। यहां तक तो हमने अष्टफल के संकुल में भी ये डायग्राम बना लिया था। अब आगे ध्यान से देखो, आगे Eg और T2G में स्प्लिटिंग और हो जाएगी, और वो कब होगी, टेट्रागोनल में। क्लियर है? यहां पर यह भी हमने डिस्कस भी किया था कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर, और dz स्क्वायर कहां जाएगा, नीचे की ओर। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4 लिगेंड को प्रतिकर्षित करेगा और केवल 2 लिगेंड को। तो क्रिस्टल क्या करेगा, जो भी कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो ट्राई ये करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहां भरे जाएं, जहां पर कम से कम प्रतिकर्षण लगे। तो आपने पहला इलेक्ट्रॉन भर दिया, और दूसरा इलेक्ट्रॉन भी हम कहां भरेंगे, dz स्क्वायर में ही भरेंगे। अगर ये समान ऊर्जा के होते तब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता, पर प्रतिकर्षण को कम करने के लिए ये समविभ्रंशता नष्ट हो जाती है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और dz स्क्वायर कहां जाएगा, नीचे की ओर। क्लियर है? यहां पर सिमिलरली यहां भी अगर हम देखें, dxy कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर, और dyz और dxz, क्योंकि zx के सामने केवल 2 लिगेंड है, x और y के सामने 4 लिगेंड, तो यहाँ Eg और T2G की आगे स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये सा किस में होगा, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में। और जब अष्टफल की टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय में चेंज होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय विकृति या जॉन टेलर विकृति। नेक्स्ट जो डायग्राम है ये ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, तो आप देख के बता सकते हैं पर ये डायग्राम किसका है, ये है वर्गाकार समतलीय संकुल। तो आपको याद आ रहा होगा कि वर्गाकार समतलीय संकुल में क्या होगा, z अक्ष से आने वाले दोनों लिगेंड हट जाएंगे। ठीक है, यहां पर तो लिगेंड केवल कहां से आएंगे, x और y से। तो dz स्क्वायर कहां चला जाएगा, x y से भी कहां चला जाएगा, नीचे। सबसे ऊपर क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर यहां पर? तो ये जो लास्ट स्प्लिटिंग है ये किसको प्रदर्शित कर रही है, वर्गाकार समतलीय संकुल को। ये स्प्लिटिंग किसकी है, टेट्रागोनल या चतुष्कोणीय स्ट्रक्चर की। ये स्प्लिटिंग किसकी है, अष्टफल के संकुल की। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में पांचों डी कक्षकों की समान ऊर्जा का डायग्राम है। और फाइनली रिवर्स में चल रहे हैं हम यहाँ पर, मुक्त धातु आयन के 5 समभ्रंश डी कक्षक। क्लियर पॉइंट? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फाइनली एक लाइन में मैं इसको अब कंक्लूड कर रहा हूं, जब भी किसी अष्टफल के संकुल में अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई से क्या होगी, ज्यादा होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, टेट्रागोनल विकृति। और ऐसा क्यों होता है, इजी कक्षकों में असमान इलेक्ट्रॉन वितरण के कारण। फाइनली कंक्लूजन कर दिया मैंने इस विकृति को 2 लाइंस में। क्लियर है यहां पर कि अक्षीय बंध लंबाई निरक्षीय बंध लंबाई से ज्यादा हो गई है। क्लियर? क्यों हुआ, क्योंकि इजी कक्षकों में असमान इलेक्ट्रॉनों का क्या हुआ, वितरण। और ये वितरण कब होगा, Eg1 Eg2। Eg2 भी कौन सा केस, dz स्क्वायर में 2 इलेक्ट्रॉन है और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खाली है। Eg3, ये 3 केस ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनों के असमान वितरण को बताएंगे। T2G में भी असमान वितरण होता है, उसकी वजह से भी विकृति आती है, पर उसको हम क्या मानते हैं, नगण्य। क्लियर है पॉइंट? तो ये जॉन टेलर विकृति कंप्लीट है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं, ज्यामिति, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण का हम पता कैसे करेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो अगर मान लीजिए आपको समन्वय संख्या दी गई है 6, समन्वय संख्या का पता हमें कॉम्प्लेक्स को देखकर लग जाएगा। क्लियर? यहाँ पर अगर 6 एक दंतुक लिगेंड है तो डायरेक्ट समन्वय संख्या 6, सारे के सारे अगर द्विदंतुक है तो कितने होने चाहिए, 3। तो हम बहुत आसानी से समन्वय संख्या का पता कर लेते हैं। तो जब समन्वय संख्या मैंने पता कर ली संकुल को देखकर, तो ध्यान रखना ज्यामिति भी फिक्स हो गई है। 6 के लिए एक ही ऑप्शन है, वो है अष्टफल की, ऑक्टाहेड्रल। अब संकरण कौन सा होगा, यहां पर चॉइस आ गई है 2, या तो आंसर D2sp3, ये D कौन सा है, उपांत्य कोष का, ठीक है यहां पर, और D बाद में लिखा गया तो ये किसका है, बाह्यतम कोष का। क्लियर है? हमने
वीबीटी में पढ़ा था ये। तो ध्यान से देखो D2sp3 और sp3d2 ये हमें पता करना है। इसके अलावा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं दिए गए कॉम्प्लेक्स में वो भी पता करेंगे। चुंबकीय व्यवहार ये भी पता करना है कि अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, और चुंबकीय आघूर्ण म्यू की भी क्या करनी है गणना। क्लियर हो गया। अभी हम चतुष्फलकीय या वर्गाकार समतलीय संकुल की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया है कि समन्वय संख्या 6 है। दिए हुए संकुल की का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है, उसी के लिए हम यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स किसके मिलेंगे आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। तो इसको समझाने के लिए मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज में ले रहा हूँ। ये 3D सीरीज है, ये 4D सीरीज और ये 5D सीरीज। ट्रिक भी याद आ रही होगी, सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांगकर फील्डिंग की, कोहली ने कप जीता, यारी जरा निभा मौत तक, रुके राह पड़े आग में कूदना, ला हाफ टमाटर वरना रे ओबामा से इधर पिटवाऊंगा। तो आपको ये अच्छे से याद होगा, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी याद होंगे क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यूज में आने वाले हैं। एक और चीज ध्यान से समझो, जब हम अष्टफलकीय संकुल की बात कर रहे हैं इसका मतलब 5D कक्षक समभ्रंश नहीं है, ये T2G और EG में क्या हो चुके हैं डिवाइड। क्लियर है यहाँ पर। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम और वेनेडियम, यहाँ धातु को फिक्स नहीं कर रहे हम, फिक्स क्या कर रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। अगर दिए गए धातु आयन में D1 से लेके D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, मैं यहाँ पर धातु को फिक्स नहीं कर रहा हूं, मैं फिक्स किसको कर रहा हूं, अगर D1 से D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दिए गए धातु आयन का, तो ध्यान से देखना, आपके पास T2G और EG होंगे और हमेशा लिखने का तरीका ये है कि T2G पहले लिखें और EG बाद में। और हमने देखा था कि T2G बेरी सेंटर से नीचे होता है और EG कहाँ होता है ऊपर, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर लेफ्ट और राइट करके लिख रहे हैं, कम ऊर्जा का और ये अधिक ऊर्जा का। क्लियर। अब ध्यान से देखो, दिए गए धातु आयन में 1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन है। अब मैंने D में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, क्लियर, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भर दिया है, तीसरा भी भर दिया है। तो अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन तक भर रहे हैं तो EG अभी आपका खाली पड़ा हुआ है। क्लियर है यहाँ पर। और अगर EG खाली पड़ा हुआ है दैट मीन्स यहां जो संकरण होगा वो कौन सा होगा, D2sp3। क्लियर है यहाँ पर। उपांत्य कोष का D कक्षक किसमें काम में आएगा, संकरण में। जैसे ये 3D उपकोष है, उसके बाद 4s 4p 4d आगे खाली पड़े हुए हैं। तो अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, जैसे 3D उपकोष में EG खाली पड़ा हुआ है, T2G में मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रॉन 1 2 या 3 कुछ भी हैं, उसके बाद क्या आएगा 4s, उसके बाद क्या आएगा 4p और उसके बाद क्या आएगा 4d। क्लियर। अब अगर EG कक्षक दोनों खाली पड़े हुए हैं तो केंद्रीय धातु आयन उन खाली कक्षकों को संकरण में काम में लेगा जो कम से कम ऊर्जा के होंगे। तो अगर इसके पास उपांत्य कोष के D खाली पड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है ये D2sp3 संकरण रखेगा। और अगर ये भरे हुए होते, ये खाली नहीं होते, फिर आंसर क्या जाता, sp3d2। तो जब तक इसके पास चॉइस है कि अंदर वाले 2 D कक्षक खाली पड़े हुए हैं तो संकरण कौन सा होगा, D2sp3। तो हम फिक्स कर सकते हैं क्या, D1 से D3 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दिए गए संकुल में केंद्रीय धातु आयन का, तो हम आंसर क्या फिक्स कर सकते हैं, D2sp3। क्लियर हो गया पॉइंट यहां तक। आगे आते हैं, नेक्स्ट ब्लॉक में आते हैं। यहां पर हम फिक्स क्या कर रहे हैं, D4 से D6। क्लियर है। यहां पर D4 से D6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दिए गए केंद्रीय धातु आयन का। क्लियर। अब आते हैं T2G और EG। क्लियर। सबसे पहले लेते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड की वजह से क्या आ जाएगा, अंतर। तो हम 2 पार्ट में यहां पर डिवाइड कर रहे हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन भरने तो आप क्या करोगे, 1 2 और 3। क्लियर है यहां तक। अब चौथा इलेक्ट्रॉन भरना तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड में कहां जाओगे आप, अभी भी T2G में भरेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहां जाएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन भी यहां जाएगा और 6ठा इलेक्ट्रॉन भी यहां जाएगा।
क्योंकि CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है। मान लेते हैं, फिर समझाने के लिए बता देता हूं कि ये 10 जूल है और पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू कितनी है 5 जूल। तो 10 जूल खर्च करोगे या 5 जूल, सीधी सी बात है, जब खर्च ही कर रहे हैं तो कम से कम करेंगे। तो समझ में आ रहा है D4 से D6 कंडीशन है केंद्रीय धातु आयन की और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आंसर क्या जाएगा, क्या फिक्स कर सकते हैं क्या हम? बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, D2sp3। बात आ गई यहां तक समझ में? अब आते हैं, अगर इसी सिचुएशन में वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो आंसर क्या आएगा 1, 2 और 3। अब आते हैं चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर आ जाएगा, इजी में। पांचवा इलेक्ट्रॉन भी कहां पर आ जाएगा, इजी में। उसके बाद फिर छठा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। अब ध्यान से देखना, केंद्रीय धातु आयन के केवल रिक्त कक्षक किसमें भाग लेते हैं, संग्रहण में। क्लियर यहां पर? और यहां पर इजी खाली नहीं है, 2 खाली होनी चाहिए। अगर आपने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन भी भरा तो अंदर वाले 2 डी आपको खाली नहीं मिलेंगे। तो D4 जैसे ही मैंने यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन भरा, फिर D5 भरा और उसके बाद ये D6, तो क्या समझ में आ रहा है कि अंदर वाले या उपांत्य कोश के डी खाली नहीं मिल रहे हैं। तो अगर वीक फील्ड लिगेंड है और वही D4 से D6 की कंडीशन है, तो आंसर क्या जाएगा sp3d2। और आंसर कारण क्या है इसका, कि उपांत्य कोश के डी कक्षक, 2 डी कक्षक आपको खाली नहीं मिल रहे हैं। बात आई यहां तक समझ में? हमें रटना नहीं पड़ेगा ये चीजें। हो सकता है अभी आपको लगेगी इतनी चीजें याद रखनी पड़ेगी, नहीं। आगे तो मैं आपको केवल एक लाइन बताऊंगा, और वो लाइन कौन सी है, जैसी सिचुएशन हो वैसा आंसर दे दो। आपको ये कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जैसी कंडीशन सामने आएगी वैसा आंसर देंगे हम। फाइनली आपको ये कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। आगे आते हैं, अब मैं आ रहा हूं इस ब्लॉक पर। इस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास केंद्रीय धातु आयन का D8 से लेके D10 है। क्लियर है? यहां पर अगर दिए गए केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D8 से D10 है, तो आप T2G और EG को भरो। आपको याद आ जाएगा कि चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, इलेक्ट्रॉन हम अलग अलग तरीके से भरते हैं पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम ही आएगा। 1, 2, 3, पहले प्रबल को ले लेते हैं, 4, 5 और ये 6, उसके बाद 7 और ये 8। और अगर एक एक कर रहे हैं वीक में, तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर 6, 7, 8। क्या दिखाई दे रहा है, अंदर वाले डी खाली हमें नहीं मिल रहे हैं। और कितने डी चाहिए, 2। क्लियर है? यहां पर अगर यहां पर पेयरिंग भी करवा दे तब भी 2 डी खाली नहीं मिलेंगे। इसका मतलब D8 से D10 के लिए डायरेक्ट आंसर आप क्या दे सकते हो, sp3d2। क्लियर हो गया सबके पॉइंट? अब मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर दिए गए केंद्रीय धातु आयन का डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से D3 है, सीधे आंसर क्या दे दो, D2sp3। अगर D4 से D6 है, अभी हम 3D सीरीज की बात कर रहे हैं, तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड अगर है तब तो आंसर क्या होगा, sp3d2sp3 होगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड में। और अगर दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो आंसर क्या होगा, sp3d2। और D8 से D10 में डायरेक्ट आंसर क्या दे दो, sp3d2। अभी मैंने D7 की बात नहीं की है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब अलग से इसके एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों ही केस मिलते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो D7 अभी हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे आ जाते हैं, ये तो हुई 3D सीरीज की बात। अब आपके पास ये सीरीज और ये सीरीज बची हुई है, उसके भी लास्ट के 2 एलिमेंट्स तो हमने D8 से लेके D10 में ले लिए थे। यहां अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 से D6 है, ध्यान से देखना यहां पर, D1 से D6, तो आंसर क्या आएगा, D2sp3, चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि D1 से D6 अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है, तो आप इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, इन दोनों सीरीज में, 4D सीरीज और 5D सीरीज में हमेशा CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, ज्यादा, चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। कारण मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, पर 4D सीरीज और 5D सीरीज में हमेशा CFSE युग्मन ऊर्जा से ज्यादा होगा। तो हम D1 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर यहाँ पर? तो चाहे प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, उपांत्य कोश के EG कक्षक आपके पास क्या पड़े हुए हैं, खाली। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, D2sp3। क्लियर है यहाँ पर?
तो ये डायग्राम आप अच्छे से बना लें, समझ लें, रटना नहीं है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, फाइनल आंसर हम सिचुएशन देख के देने वाले हैं। ये तो एक हमें स्टार्ट करना था कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए डायग्राम मैंने बनवाया है, बाकी तो जैसा कॉम्प्लेक्स सामने आएगा उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देते जाएंगे। क्लियर? अब आपको मुझे एक पॉइंट और समझाना है कि 3D सीरीज में हमने क्या देखा था कि D4 से D6 में अगर प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो D2sp3 था संकरण, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है तो sp3d2। पर यहां चाहे प्रबल हो या दुर्बल, हमेशा CFSE का मान युग्मन ऊर्जा से ज्यादा है, इसलिए D1 से D6 तक आंसर हमेशा क्या मिलेगा? D2sp3। इसका क्या कारण है उसी को हम नोट करके लिख रहे हैं। 4D व 5D श्रृंखला के धातु आयनों में CFSE का मान युग्मन ऊर्जा पेयरिंग एनर्जी से हमेशा अधिक होता है, चाहे लिगेंड्स प्रबल हो या दुर्बल। इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं यहां पर ही, क्योंकि इनमें Z इफेक्टिव या Z प्रभावी, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है हमने ये, क्योंकि इनमें Z प्रभावी का मान अधिक होता है। इसका भी कारण लिखवा देता हूं, एवं इसका कारण D व F इलेक्ट्रॉन्स का दुर्बल परिरक्षण है। क्लियर है यहां पर? अब होता क्या उसको समझो। केंद्रीय धातु आयन लिगेंड को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और प्रतिकर्षण भी होता है इसके डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के मध्य। तो अगर Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, Z प्रभावी बहुत ज्यादा है, तो फिर ये लिगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा कि लिगेंड प्रबल या दुर्बल, ये लिगेंड को अपनी ओर बहुत ज्यादा क्या करेगा? आकर्षित करेगा। और याद रखो, जितना ज्यादा आकर्षित करेगा लिगेंड, उतना ही किसके पास में आएगा? केंद्रीय धातु आयन के। जितना पास में आएगा प्रतिकर्षण बल भी क्या लगेगा? उतना ही ज्यादा। और जितना ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा CFSE का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पर हमेशा CFSE युग्मन ऊर्जा से क्या होती है? ज्यादा होती है। किसमें? 4D और 5D सीरीज के धातु आयनों में। 3D सीरीज के धातु आयनों में डिपेंड करता है कि प्रबल लिगेंड है या दुर्बल लिगेंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसको क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमें ध्यान में रखना है। क्लियर? अब हम आते हैं अष्टफल के संकुलों में संकरण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन व चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। तो जो भी हमने टेबल बनाई थी उसी टेबल के कॉन्सेप्ट को हमें यूज में लेना है, और जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें कोई लाइनें रटनी नहीं है, कुछ लाइनों को फिक्स नहीं करना है। तो मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, VH2O का होल 6 3+। सबसे पहले क्या देखूंगा मैं? समन्वय संख्या कितनी है? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ये ऑलरेडी फिक्स है कि आपको जितने भी अभी एग्जाम्पल मिलेंगे उनमें समन्वय संख्या 6 होगी। ज्यामिति अपने आप कौन सी हो जाएगी? अष्टफल की। अब आपको यहां पर देखना है कि वेनेडियम पे चार्ज कितना है, वाटर पे चार्ज कितना आ गया? 0। तो ये 3+। अब हमें यहां पर 2-3 पॉइंट डिफाइन करने हैं। एक तो दिया गया केंद्रीय धातु कौन सी सीरीज का है? 3D सीरीज का है, क्योंकि केंद्रीय धातु 3D सीरीज का है, 4D का है या 5D का है। इससे भी आंसर में क्या जाएगा? चेंज। और दूसरा जो हमें पॉइंट यहाँ डिफाइन करना है कि दुर्बल लिगेंड है या प्रबल लिगेंड। तो वाटर किस में आएगा? वीक फील्ड लिगेंड में या दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में। अब प्रबल और दुर्बल के लिए आपके पास एक सीरीज है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, पर वो भी आपको रटनी नहीं है। मेनली याद क्या रखना है? कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस अगर है, डोनर एटम, दाता परमाणु, जिन जिन लिगेंड में कार्बन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दाता परमाणु होंगे वो क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और जिनमें ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन है दाता परमाणु, वो क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड। तो ये हमें आसानी से याद रह जाएगा। तो H2O में दाता परमाणु कौन है? ऑक्सीजन है। तो ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आ गया। अब आते हैं वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। V3+ का देखना है, उससे पहले वेनेडियम का लिखें।
तो सचिन तेंदुलकर ने। क्लियर यहां पर? तो ये तीसरे नंबर पे आ रहा, तो 3D3 और 4s2। क्लियर? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। 3 इलेक्ट्रॉन यहां से क्या कर दें? कम कर दें हम, तो कम कर दें तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया इसका? 3D2 हो गया है। दैट मीन्स डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें क्या करना है? T2G और EG कक्षक लिखने हैं। ये T2G और EG। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आप किस में भरोगे? T2G कक्षकों में। क्लियर है यहां पर? तो वही D1 से अगर D3 किसी केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है D उपकोष का, तो आंसर आपको पता था, पर यहां क्वेश्चन हम डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो। ये 3D उपकोष है, इसके बाद आगे खाली क्या होगा? 4s, इसके आगे खाली क्या होगा? 4p, 4p के आगे खाली क्या मिलेगा आपको? 4d। पर क्योंकि पिछले वाले कोष या उपांत्य कोष के डी खाली मिल रहे हैं आपको कितने? 2, क्योंकि संकरण में हमें क्या देखना है? या तो D2sp3 या sp3d2, इन दोनों में से ही एक आंसर आएगा। तो कम ऊर्जा के अगर 2 डी खाली मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वही संकरण में क्या लेंगे? भाग। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? D2sp3। तो ये संकरण हमने पता कर लिया है। ज्यामिति आपके पास ऑलरेडी आई गई है। n का मान कितना आ गया? 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। इसका मतलब ये अनुचुंबकीय होगा। क्लियर है यहां पर? और फिर आ जाते हैं म्यू पर, तो √n+2, ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करें तो 2+2 √8 या 2√2 बोर मैग्नेटॉन। तो हमें यहां पर पता क्या क्या करना था? संकरण कौन सा मिल रहा है हमें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चुंबकीय व्यवहार कौन सा है, और चुंबकीय आघूर्ण का क्या मान होगा। तो यहां पर अपने आप हमें कोई लाइनें रटने की जरूरत नहीं है, अपने आप आंसर मिल रहा है कि अगर उपांत्य कोष के 2 डी खाली मिल रहे हैं तो संकरण में वो रिक्त कक्षक भाग लेंगे जो कम से कम ऊर्जा के हों। क्लियर है पॉइंट? क्योंकि हमें स्थायित्व क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है। क्लियर है पॉइंट? तो ये पहला एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। सेकेंड कॉम्प्लेक्स लेते हैं, CrH2O का हॉल 6 3+। अब यहां पर अगर हम देखें, सबसे पहले तो वही 3D सीरीज का मेंबर है, वही मैंने वाटर लिया है, तो इसका मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। क्रोमियम पे चार्ज कितना है? 3+ है। तो क्रोमियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पर है। चौथे नंबर पे है, पर 3D4 नहीं आएगा। क्या आंसर आएगा? 3D5 4s1। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो आपके पास 3D3 आ गया। तो डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हो, और डायरेक्ट ही देना जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि T2G में D1 से D3 के अंदर क्या आंसर आता है? D2sp3। आकृति तो हमें पता लगी गई थी, अष्टफलकीय, पर डिटेल में अगर हम देखें तो ये T2G कक्षक 3D के, और ये EG। अब यहां तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बनेंगे हम। क्लियर है यहां पर? तो आपके पास खाली कक्षक मिल रहे हैं उपांत्य कोष के, तो संकरण कौन सा आ जाएगा? D2sp3। क्लियर है यहां पर? n का मान कितना आ जाएगा? 3। अनुचुंबकीय होगा, और म्यू की अगर हम बात करें √n+2, तो 3+2। आंसर क्या आ जाएगा? √15 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हमें केवल अपना माइंड ओपन रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। केंद्रीय धातु का नेचर पता किया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है वो पता किया, केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, और T2G EG में उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भरे, और फिर संकरण के लिए जितने कक्षक चाहिए खाली कक्षक वो हमने यहाँ से क्या कर लिए? सेलेक्ट। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, MnH2O का हॉल 6 3+। अब यहां पर ना देखें तो मैंगनीज ले लिया हमने, 3D सीरीज का है, ये वही वीक फील्ड लिगेंड है। अब यहां पर अगर हम देखें तो मैंगनीज पे चार्ज कितना आएगा? +3। मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। तो सबसे पहले अगर हम मैंगनीज लिखें तो कौन से नंबर पे है? सचिन तेंदुलकर ने विराट की कार मांग कर। क्लियर यहां पर?
तो ये कौन से नंबर पे आया, 5वें नंबर पर 3d5 4s2। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो 3d4। अब 3d4 अगर आ गया है तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग है या वीक। तो वीक ऑलरेडी हमने डिसाइड कर लिया है, तो ये T2G कक्षक और ये EG कक्षक। उसके बाद 4s 4p और आगे जरूरत पड़ेगी तो हम 4d भी लेंगे। अब ध्यान से देखो 4 इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 1, उसके बाद 2 और ये 3। अब युग्मन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड कौन करेगा, लिगेंड, क्योंकि ये 3D सीरीज का मेंबर है। 4D या 5D सीरीज का मेंबर होता तो हम युग्मन करवा देते, चाहे सामने प्रबल लिगेंड होता है या दुर्बल लिगेंड। क्लियर है पॉइंट। तो अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यहां पर। क्लियर हो गया। अब अगर हम देखें क्या संकरण D2sp3 होगा क्या, नहीं। ध्यान से सुनना भी, यहां पर D खाली तो है पर कितना है, 1, और हमें D कितने खाली चाहिए, 2 चाहिए। क्लियर है यहां पर। इस वजह से यहां पर जो आंसर आएगा 1 2 3 4 5 वो कौन सा आएगा, sp3d2। क्लियर है पॉइंट। आकृति अष्टफल किए, n का मान कितना आ जाएगा, 4, अनुचुंबकीय, और म्यू बराबर अगर हम देखें 4 4 + 2 तो √24 बोर मैग्नेटॉन। इसके अलावा जैसे निम्न चक्रण या उच्च चक्रण, उसका भी आप आंसर दे सकते हो। बोलो क्या आंसर आएगा, निम्न चक्रण या उच्च चक्रण, उच्च चक्रण। इसके अलावा बाह्य कक्षक या निम्न कक्षक, अगर आपको ये नेम याद आ रहे हो, क्योंकि इन नेम से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये निम्न कक्षक है या उच्च कक्षक संकुल है, इनर ऑर्बिटल या आउटर ऑर्बिटल। तो आउटर ऑर्बिटल यहां पर काम में आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। हमने वीबीटी में डिफाइन किए थे अलग अलग नाम। उच्च चक्रण संकुल का मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ स्पिन कम नहीं हो रहे, युग्मन नहीं हो रहा, इसलिए ज्यादा है। बाह्य कक्षक का मतलब बाह्यतम को उसका डी किसमें भाग ले रहा है, संकरण में भाग ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल या बाह्य कक्षक संकुल, या इसको स्पिन फ्री भी बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। 3 नेम है यहाँ पर, ये 3 डेफिनेशन थी। चक्रण मुक्त, स्पिन फ्री हो रहा है, पेयरिंग नहीं हो रही यहाँ पर, तो ये 3 नाम दे सकते हैं इसको। इसी तरीके से हर कॉम्प्लेक्स के लिए तीनों जो नाम दिए गए उनमें से हम नाम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे उच्च चक्रण या निम्न चक्रण, बाह्य कक्षक या निम्न कक्षक, आंतरिक कक्षक, बाह्य कक्षक और क्या आएगा, आंतरिक कक्षक संकुल। और तीसरी अगर मैं देखें यहाँ पर स्पिन फ्री, चक्रण मुक्त या चक्रण युग्म संकुल। इस तरीके से नाम आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर। अब यहाँ पर कुछ नेम्स को हमें ध्यान में रखना है, कई बार इन नामों से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल में से कौन सा ये पहचानना है, आंतरिक कक्षक संकुल और बाह्य कक्षक संकुल में से कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई करना है, चक्रण युग्मित संकुल और चक्रण मुक्त संकुल में से कौन सा संकुल है। आपको पता होगा ये नाम हमने कहाँ पढ़े थे, वीबीटी में। तो इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो संकरण कौन सा है, sp3d2 है, मतलब बाह्यतम कोष का डी भाग ले रहा है, तो ये कौन सा होगा, बाह्य कक्षक संकुल। फिर आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, उच्च चक्रण संकुल। उसके बाद चक्रण मुक्त, क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग नहीं हो रही है, चक्रण युग्मित का मतलब तो क्या हुआ कि आपने पेयरिंग करवा दी। तो यहाँ पर इस संकुल के जो नाम आपके पास है वो कौन कौन सा है, उच्च चक्रण संकुल है, बाह्य कक्षक संकुल है और चक्रण मुक्त संकुल है। क्लियर यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको इन नामों से भी इन कॉम्प्लेक्सेस को आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, तो इनके बारे में भी हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स पर, FeH2O का होल 6 3+। क्या नेम होगा इसका, हेक्सा एक्वा आयरन थर्ड। वाटर पे 0 चार्ज होगा, Fe पे ही 3+ आ जाएगा। ये दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है और ये 3D सीरीज का मेंबर है। समन्वय संख्या 6 में दिखाई दे रही है, अष्टफल के इसकी ज्यामिति होगी। अब हम आते हैं Fe के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो ये 3D सीरीज में 6ठे नंबर पर है, 3d6 और 4s2। तो Fe3+ के लिए आ जाएगा 3d5। 3d5 आ गया।
तो वही T2Z और EG बनाए। अब वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि CFSE का मान कम है किससे? युग्मन ऊर्जा से। मान लेते हैं CFSE का मान कितना है? 3 जूल और युग्मन ऊर्जा का मान 5 जूल। तो यहाँ पर 1 2 और 3, तो चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ने के बजाय हम कहाँ भरेंगे? इस जगह पर 4 और ये 5। क्लियर है यहाँ पर? अब इसके आगे 4s, उसके बाद 4p और उसके आगे 4d खाली पड़ा हुआ है। अब हम देख सकते हैं कि उपांत्य कोष के या पीछे वाले कोष के 2d आपको खाली नहीं मिल रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? sp3d2। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे दोगे कि 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, 3D सीरीज का मेंबर है, तो युग्मन नहीं करवाएंगे। युग्मन नहीं करवाएंगे तो आंतरिक कोष का डी खाली नहीं मिलेगा, तो आंसर क्या आएगा? sp3d2 आ जाएगा। n का मान कितना आ जाएगा? 5 अनुचुंबकीय, और म्यू की बात करें हम, n √n+2, 5 + 2, तो 5 × 7 35 और मैग्नेटॉन। अब आते हैं जो कॉम्प्लेक्सेज का कैरेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं। ये आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक? बाह्यतम कोष का डी भाग ले रहा है तो बाह्य कक्षक संकुल। निम्न चक्रण या उच्च चक्रण? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करवाया तो ये क्या होगा? उच्च चक्रण संकुल। और थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए कि चक्रण मुक्त या चक्रण युग्मित, तो क्या आंसर आएगा? चक्रण मुक्त संकुल। क्लियर? तो इस तरीके से इसका कैरेक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं। अगले एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स को देखो, COH2O का होल 6 3+। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और आप इसको एक्सेप्शन में भी काउंट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? क्यों एक्सेप्शन है इसके बारे में बात करेंगे हम। कोबाल्ट पे +3 चार्ज ही आएगा। वाटर नेचर में कौन सा है? वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर है यहाँ पर? अब आते हैं कोबाल्ट 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोबाल्ट 3D सीरीज में 7th नंबर पर है, तो 3D7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन कम करें तो 3D6। अब आते हैं T2Z और EZ, तो युग्मन करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? तो वीक फील्ड लिगेंड है, युग्मन नहीं होगा, पर क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शन। यहां पर युग्मन हो जाएगा। दुर्बल लिगेंड होते हुए भी यहां पर युग्मन हो जाएगा। क्यों होगा उसके बारे में आपको अलग से नोट लिखवा दूंगा अभी। आगे आते हैं, ये 3D कोष, ये 4s और ये 4p, तो अंदर वाले 2d आपको क्या मिल गए? खाली। तो आंसर क्या आ जाएगा? D2sp3। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आते हैं अस्थफल के ज्यामिति हो जाएगी। n का मान कितना आ जाएगा? 0। प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय? प्रतिचुंबकीय, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में मिलेंगे आपको। म्यू का मान भी कितना आ जाएगा? 0। अब आते हैं बाह्य कक्षक या आंतरिक कक्षक, तो उपांत्य कोष का डी भाग ले रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? आंतरिक कक्षक संकुल। निम्न चक्रण या उच्च चक्रण? आपने पेयरिंग करवा दी, पेयरिंग करवा दी तो चक्रण क्या हो गया? कम। निम्न चक्रण संकुल। नेक्स्ट पे आते हैं चक्रण मुक्त या चक्रण युग्मित, तो क्या आएगा यहां पर? चक्रण युग्मित, क्योंकि पेयरिंग हो रही है। युग्मित का मतलब पेयरिंग करना, तो चक्रण युग्मित संकुल। तो इस तरीके से हमने इसका कैरेक्टर भी क्या कर दिया है? डिफाइन। अब आते हैं जो मैं अपवाद की बात कर रहा था कि वाटर एक दुर्बल लिगेंड है, फिर भी आपने युग्मन क्यों करवाया, उसी लाइन को मैं यहां पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूं। कोबाल्ट 3+ के संकुलों में स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी में F- के बाद आने वाले सभी लिगेंड्स सफल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड
प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। अब ध्यान से देखना, F माइनस के बाद आपको जो मिलेंगे वो मिलेंगे ऑक्सीजन दाता परमाणु, ऑक्सीजन दाता परमाणु के बाद नाइट्रोजन दाता परमाणु और उसके बाद कार्बन। ध्यान से देखना, नाइट्रोजन और कार्बन तो वैसे ही किस में आते हैं, सफल में, ये तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है ही सही, पर ऑक्सीजन भी यहां पर किस में काउंट हो जाएगा, मतलब वो लिगेंड्स जिनमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह व्यवहार करने लगेंगे। बात आ गई सबके समझ में? सारे लिगेंड्स नहीं करेंगे तो आप, क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रटने की जरूरत नहीं है, आप जाके चेक कर लेना, F माइनस के बाद H2 ही आता है, मतलब F माइनस के बाद वो लिगेंड स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है। वैसे तो ये वीक होते हैं, पर कोबाल्ट 3+ में ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, प्रबल की तरह। नाइट्रोजन कार्बन हमें पता ही है, या सल्फर हमें, फॉस्फोरस वाले हमें पता ही है कि किस में काउंट होते हैं, प्रबल क्षेत्र लिगेंड में। इसी वजह से H2 यहाँ पर किस तरह काम कर रहा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह। और प्रबल क्षेत्र लिगेंड की तरह अगर व्यवहार करेंगे तो CFSE का मान पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा से क्या होगा, ज्यादा, और इसी वजह से हमने युग्मन करवा दिया था। क्लियर हुआ पॉइंट? अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं और ये ध्यान रखना है केवल किसके लिए है, कोबाल्ट 3+ के संकुलों में। ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि कोबाल्ट 2+ के लिए अप्लाई नहीं होगा, ये केवल कोबाल्ट 3+ के लिए ही हमें अप्लाई करना है। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो आपको सॉल्व करके लाने हैं। CO F6 3-, नेक्स्ट पे आते हैं CO C2O4 का ऑल थ्राइस 3-। क्लियर है? यहाँ पर ये 2 एग्जाम्पल हैं जिनके लिए आपको संकरण कौन सा है ये पता करना है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और चुंबकीय आघूर्ण का मान, ये हमें फाइंड आउट करके आना है। क्लियर? थैंक यू।